सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से आप लोग जरूर से जुड़ें। इस पूरे वीडियो के अंदर जो ये इंटरिम बजट है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, उसको भी वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि क्योंकि बार बार ये शब्द जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ इंटरिम बजट, तो व्हाट डू यू लाइक व्हाट बेसिकली इज़, मतलब इंटरिम बजट बेसिकली है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरिम बजट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है वर्सेस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम बजट एंड जो मेन बजट होता है, दोनों में अंतर क्या है ये भी समझेंगे। और जितने भी प्रोविजंस हैं इसके अंदर एक एक करके वी विल डिस्कस ईच ऑफ दिस। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। सो बिफोर वी स्टार्ट, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज इंटरिम बजट। इंटरिम बजट के बारे में व्हाट बेसिकली इज इंटरिम बजट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखा जाए, संवैधानिक एंगल से देखा जाए तो क्या ऐसा कोई प्रावधान है इंटरिम बजट को लेकर, ये है। तो जनरली जब भी बजट को पेश किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें जनरली से कि जो एक जिम्मेदारी है सरकार की, जो भी गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के माध्यम से लोकसभा के अंदर एज पर द आर्टिकल 112 112 जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल के तहत सरकार जो बजट है उसको प्रस्तुत करती है। और उस बजट में क्या एस्टिमेटेड रिसिप्ट है, मतलब कितना हम रेवेन्यू अर्न करेंगे, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये सब कुछ जो है सामने रखा जाता है। और जनरली जो टर्म यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं दैट वी कॉल इट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं। सो आर्टिकल 112 जो है, ये आर्टिकल 112 कभी भी इट डज़ नॉट टॉक अबाउट इंटरिम बजट, इट टॉक्स अबाउट कि सरकार की जिम्मेदारी है दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, जहाँ पे जो रिसिप्ट होगा और जो एक्सपेंडिचर होगा उस चीज़ को हाईलाइट आपका किया जाएगा। ये तो हमारे संविधान के अंदर मेंशन्ड है। अब दूसरा ये कि जैसे मान लो लोकसभा में जब आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रस्तुत करते हैं या लोकसभा में जब हम बजट को प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद दोनों ही हाउस के अंदर ये रखा जाता है। और जो सेंटर है, मतलब जो केंद्र सरकार है, दोनों हाउसेस का अप्रूवल लेके और फिर ही जो नेसेसरी फंड है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये एक ऐसा फंड है जिसमें जो भी सरकार का रिसिप्ट है, जितनी कमाई है सरकार की, वो इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर आपकी प्रेजेंट रहती है। तो उसका जो अप्रूवल है कि हम इस फंड से पैसे को निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, वो अप्रूवल आपका लिया जाता है। और इसके लिए स्पेसिफिकली एक बिल पास होता है, आपने पढ़ा भी होगा, दैट इज़ अप्रोप्रिएशन बिल है। ये बिल पास होकर अप्रोप्रिएशन एक्ट बनता है और फिर आपका जो पैसा है विड्रॉल का अप्रूवल सरकार को मिल जाता है। सो दिस स्टेटमेंट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, ये एक डिफरेंस है। तो जो मेन बजट है इट हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। अब जब इलेक्शन ईयर है, जैसे इस साल की अगर बात किया जाए तो 2024 में ही अप्रैल के महीने के अंदर आपका इलेक्शन है। सो इलेक्शन का जो साल होता है उसमें कंप्लीट बजट प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और क्योंकि कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी मान लो जो अभी सरकार है, आगे वो सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये तो जब इलेक्शन होगा उसके बाद डिसीजन होता है। तो अगर अभी जब पूरा का पूरा बजट को प्रस्तुत कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको डिफाइन कर देता है। तो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में कुछ कंसिड्रेशन को देखते हुए एक बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है इलेक्शन ईयर के दौरान, जिसे हम इंटरिम बजट कहते हैं। इसी के लिए इंटरिम बजट कहा जाता है। और यही एक कारण भी है क्योंकि अगली बार कौन सरकार में रहेगा नहीं रहेगा, इस वजह से इंटरिम बजट आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो जैसे मान लो अभी ये बजट इंटरिम रखा गया, इसी का फर्दर एक्सटेंशन फुल फ्लेज्ड जो बजट है, जब सरकार का गठन हो जाएगा जनरली जुलाई के महीने में, मान लो सरकार बनती जून जुलाई में, तो फिर पूरा बजट फिर से आपका जो पूरा का पूरा जो बजट है वो फिर से प्रस्तुत किया जाएगा। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी ऐसा संवैधानिक प्रोविजन नहीं है, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि स्पेसिफिकली कहता है कि देयर शुड बी एन इंटरिम बजट। ऑल्दो जो सेंटर है वो क्या कर सकती है, मतलब जो केंद्र सरकार है वो लोअर हाउस, मतलब जो लोकसभा है, वहाँ पे अप्रूवल ले सकती है। लाइक उसको ये है कि जैसे मान लो क्योंकि अभी सैलरी देनी है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खर्चा होता है बहुत सारे लेवल पे, तो उसका जो अप्रूवल है वो जो अप्रूवल है फंड के लिए, वो जो इस टाइम पीरियड के लिए, खासतौर से फरवरी से लेके जो जब तक सरकार का गठन नहीं होता तो उस टाइम पीरियड के लिए जो खर्चा है, तो उसके लिए अप्रूवल लिया जा सकता है लोअर हाउस के द्वारा, ये आपका किया जा सकता है। और इसके लिए फिर वी कैन से जो नई लाइक फिर उसके बाद अप्रूवल लेके जो भी कंटिन्यू जो अब समय है उस समय में पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कैसे किया जा सकता है, वोटर अकाउंट के
माध्यम से वाया द वोट ऑन अकाउंट पास करके और फिर जो लोअर हाउस है उसके अप्रूवल के माध्यम से कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के और उसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। अब ये जो इंटरिम बजट की बात करें तो देखो यहाँ पे ऐसे कोई स्पेसिफिकली संवैधानिक प्रोविज़न नहीं है, लेकिन आर्टिकल जो 116 है, आर्टिकल जो 116 है उसमें ये चीज़ मेंशन्ड है कि अगर लोअर हाउस मतलब जो लोकसभा है उसको है कि कोई ग्रांट एडवांस के अंदर कोई भी मान लो कोई खर्चा है, एस्टिमेटेड खर्चा है किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो उसमें वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से पैसा लिया जा सकता है। तो इसी का इस्तेमाल करके अगर कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है जहाँ से सरकार ये पावर जो है लेकर या डिराइव कर रही है, जिसके माध्यम से जो लोअर हाउस के अंदर अप्रूव किया जाए और उस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये प्रावधान आर्टिकल 116 के अंदर है। वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से वो चीज़ की जा सकती है। तो ये लोकसभा बेसिकली इसमें एम्पावर करती है कि पैसे को कंसोलिडेटेड फंड के जो कंसोलिडेटेड फंड है वहाँ से पैसे को निकाला जा सकता है। सिंपल जो वोट है, जो वोट ऑन अकाउंट का जो सिंपल वोट ऑन अकाउंट है, इसमें जनरली देखा जाए इसमें जो सेंटर्स फंड रिक्वायरमेंट जैसे सैलरीज है या कोई प्रोजेक्ट है या कोई दूसरा जो ये समय है इस ट्रांजिशन फेज के अंदर जो भी पैसे की ज़रूरत है, सो वो सारा जो भी है उसको सामने रखा जाता है और लोकसभा के द्वारा आपका पास किया जाता है। लेकिन ये जो स्थिति रहती है जो वोट ऑन अकाउंट की, इसमें ये जो टैक्स रेट है उसको ये चेंज नहीं कर सकते और साथ में ये ज़्यादातर 2 महीने के लिए वोट ऑन अकाउंट आपका वैलिड रहता है और इसको 4 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। यू नीड टू बी अवेयर अबाउट द आर्टिकल 112, देन यू ऑल्सो नीड टू बी अवेयर अबाउट द आर्टिकल 116। ये कुछ पॉइंट्स ऑफ प्रावधान हमको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये जो आपका बजट है जिसका जो टैगलाइन भी रखी गई, दैट इज़ विकसित भारत बाय 2047, और इसके लिए कई सारे जैसे मेरा युवा भारत है ना, तो ऐसे कई प्रकार के पोर्टल्स और इन सब का भी गठन किया गया। तो ये जो सर्टेन जो डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिसमें फोकस ये किया गया है कि हम कैसे एक डेवलप्ड देश बन सकते हैं, डेवलपमेंट की तरफ, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी में जा सकते हैं। इस पर काफ़ी सारे चीज़ें फोकस आपकी की गई। इसका विज़न रखा गया है प्रॉस्पेरस भारत इन हार्मनी विथ नेचर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। तो ये जो लाइन है ना, टैग लाइन ही आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप ये देखो कि हम जो भी डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं, द डेवलपमेंट दैट वी वांट टू अचीव, वो प्रकृति के साथ हो। मतलब वी टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न, जैसे मान लो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आज के समय ज़रूरत है तो हो सकता है आज से 10 साल 15 साल पहले जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी आज के समय में उस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे लाया जा सके, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे लेकर आया जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट पे फोकस किया गया है कि दैट इज़ सबका साथ सबका विकास, मतलब सभी के लिए डेवलपमेंट। ये आपके लिए वोकैब के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मतलब एक ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो भी डेवलपमेंट या ग्रोथ डेवलपमेंट हम फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ सर्टेन लोगों के लिए ही बेनिफिशियल हो, सर्टेन सेक्शन के लिए बेनिफिशियल हो। तो सबका डेवलपमेंट हो ऐसा हमको देखना है, और एक ट्रस्ट जो है उस प्रोसेस के प्रति वो भी होना चाहिए। सो ट्रिनिटी ऑफ डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, मतलब यहाँ पे ये ट्रिनिटी भी याद रखना है कि मतलब 3 जो चीज़ें फोकस्ड है, एक तो डेमोग्राफी जो हमारी पॉपुलेशन है, फिर उसके बाद हमारी जो डेमोक्रेसी है, उसके बाद जो हमारी डाइवर्सिटी है, और सबका प्रयास। तो ये तीनों चीज़ों को हमको लेकर चलना है 2047 के जो हम डेवलप्ड इंडिया की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये आप देखो कि अगर आपसे पूछा जाए कि 2047 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किस पर है, तो हमारी पॉपुलेशन को हम कैसे करें, हम अपनी डेमोक्रेसी को कैसे स्ट्रेंथन करें, और अपनी डाइवर्सिटी को कैसे रिस्पेक्ट करें, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन या डाइवर्सिटी डिफरेंट लेवल पे जो प्रेजेंट है उसकी अगर बात किया जाए। फिर अगर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, देखो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है, एक तो पीपल सेंट्रिक और इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट अचीव किया जाए उसमें प्राइम जो फोकस आपका होना चाहिए दैट शुड बी पीपल, जो लोग हैं, और साथ में इंक्लूसिव होना चाहिए। मतलब जो बेनिफिट है डेवलपमेंट का वो सभी तक रीच करे, दैट वी हैव टू एंश्योर। तो कई प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको डेवलप करना है। जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कैसे फॉर्मलाइज किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे जैसे मान लो आज के समय में सरकारें बहुत सारे ऐसे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आप कह सकते हैं कि इस्तेमाल करते हैं या डेवलप करते हैं। जैसे मान लो जैसे
अगर सब्सिडी ट्रांसफ़र करनी है तो जो बेनिफिशियरी है उस तक आसानी से सब्सिडीज़ को ट्रांसफ़र किया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं और ये बेसिकली क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। तो किस तरीके से हम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिजिटल टेक्नोलॉजी के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें लार्जर पब्लिक वेलफेयर के लिए, और फॉर्मलाइजेशन भी हो, ऐसा ना हो कि इनफॉर्मल एस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ पैसे दे दिए, मतलब जो कनेक्टिविटी है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की वो बनी रहे, सभी तक जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो रीच करें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन होना जरूरी है। फिर जो जीएसटी है, जैसे टैक्स बेस है, उसको कैसे और वाइड किया जा सकता है, इस पर भी फोकस आपका किया गया है। जो फाइनेंशियल सेक्टर में सेविंग को कैसे प्रमोट किया जाए, उस साथ क्रेडिट है, आसानी से लोन और ये सब मिल सके, साथ में इन्वेस्टमेंट कैसे हम इंक्रीज कर सकें। साथ में जो गिफ्ट आईएफएससी है, गिफ्ट आईएफएससी के बारे में अगर आप देखो तो गिफ्ट मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स है, जो कि एक फाइनेंशियल सेंटर है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन गुजरात के अंदर है, और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यहाँ गुजरात के अंदर लोकेटेड है। ये एक कैंपस सा बना हुआ है और ये एस्टैब्लिश अप्रैल 2015 के अंदर किया गया था, और ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड कंपनीज, जो कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट जैसे शेयर मार्केट है, ये एसेट मैनेजमेंट एरिया। तो जैसे आप ये मानो कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, एसेट मैनेजमेंट, इस सारे एरिया से जो कंपनीज बिलोंग करती हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ सेट करती हैं। गिफ्ट आईएफएससी बेसिकली रेगुलेट की जाती है बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है एक्सक्लूसिव टू द जोन, मतलब पर्टिकुलर जो इस जोन को मैनेज करती है। तो ये आपको ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे देखो क्या लाइन लिखी हुई है कि किस तरीके से जो गिफ्ट आईएफएससी है, इसके माध्यम से हम ग्लोबल लेवल पे हमारा जो कैपिटल मार्केट बेसिकली जो शेयर मार्केट और ये सब होता है, तो जो ग्लोबल कैपिटल और फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे आर्थिक लेवल पे या हमारी जो इकोनॉमी है उस पर कैसे एंटर कर सकते, उसको हम किस तरीके से जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, क्योंकि हमारे पास बड़ी पॉपुलेशन है और उनका जो पेइंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ रहा है तो वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी। तो विश्व में डिफरेंट जो फाइनेंशियल लेवल पे जो सर्विसेज हैं उनको कैसे हम देश के अंदर लेकर आएँ, इंश्योरेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो कैसे लेकर आएँ, तो उस पर फोकस किया गया है। और ये जो गिफ्ट आईएफएससी है उसको डेवलप करने की बात की गई। फिर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पे फोकस, जो महंगाई है उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस पर भी आपका फोकस किया गया है। तो ये भी एक है। इंडिया का जो डॉलर जीडीपी ग्रोथ की अगर देखा जाए, इंडिया का जो डॉलर जीडीपी ग्रोथ है तो कंटिन्यूस बेसिस में अगर आप देखोगे इसका इस तरीके से है, तो ये मतलब ये लगातार अब ऑलमोस्ट जो इंडिया डॉलर और जीडीपी ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट जैसे एक तरीके से एक समान ही है वर्ल्ड का डॉलर जीडीपी। मतलब जो जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी सिंपली मीन्स कि जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है, जैसे हमारे देश में जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे वो उनका अगर मनी के कंटेक्स्ट में वैल्यूएशन अगर हम करें, मॉनेटरी वैल्यू क्या होगी, तो वो आपका दैट शुड बी वी कैन से कि वो आपका जीडीपी होता है। तो डॉलर टर्म्स में देखा जाए तो ये कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फोकस एरिया। तो पहला गरीब कल्याण, पॉवर्टी पर फोकस किया गया है। गरीब कल्याण, देश का कल्याण, मतलब गरीब पॉवर्टी की तरफ हम फोकस अगर करें या जो पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, जो पुअर है उनको तरफ अगर हम फोकस करेंगे तो जो कंट्री है उसका भी एक प्रकार से प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम जाएंगे। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हैज़ लेड टू सेविंग ऑफ 2.7 लाख करोड़, 25 करोड़ जो लोग हैं वो दे हैव मूव्ड आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब जैसे पॉवर्टी का मतलब सिर्फ ये ना हम समझें कि इट इज़ जस्ट लिंक्ड कि कुछ मान लो कुछ कैलोरी के कंटेक्स्ट में, कंजम्पशन के कंटेक्स्ट में ही हम गरीबी को नाप रहे हैं कि किसी के पास 200 रुपये है, 500 रुपये, मतलब एक हमने जैसे डिफरेंट कमिटीज़ हैं, तेंदुलकर कमेटी, अलग कमेटी, लखड़वाला कमेटी, ऐसे बहुत सारी कमिटीज़ हुए जिन्होंने अपने, रंग राजन कमेटी, जिन्होंने अपने कई सारे ऐसे सामने रखे हैं, मतलब जो प्रोविजंस हैं उनको सामने रखे हैं, क्राइटेरिया सामने रखे हैं गरीबी को नापने के लिए। तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है ये इसमें डिफरेंट जो डेप्रीविएशन है, मतलब वंचित बहुत सारे लेवल पे, चाहे हाउस होल्ड हो, एजुकेशन हो, मतलब ऐसे बहुत सारे इसमें इंडिकेटर्स, उस बेसिस पर पॉवर्टी को नापा जाता है, सिर्फ एक सिंगल क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं नापा जाता। तो उसमें लगभग हमने 25 करोड़ लोग इससे बाहर निकले हैं। जो क्रेडिट असिस्टेंस है वो 78 लाख लोगों को मिला है। वेंडर्स को पीएम
स्वनिधि, जो कि जो स्ट्रीट वेंडर्स उनको आसानी से लोन जो है वो दे सके। यूथ के एम्पावरमेंट के लिए स्किल को डेवलप करने की बात किया गया है। यहाँ पे पीएम श्री में जो बजट एलोकेशन है उसको इंक्रीज किया गया है। तो पीएम श्री जो योजना है, जैसे प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, तो यहाँ पे इसे पीएम श्री योजना बोलते हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन के इम्प्लीमेंटेशन में इस पॉलिसी का एक अच्छा रोल है, जो कि हमारे स्कूल्स उनको कैसे अपग्रेड किया जाए और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को के जो प्रोविजंस हैं, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दोज पॉलिसीज। सो पीएम श्री जो बजट एलोकेशन है वो थोड़ा सा इंक्रीज किया गया, थोड़ा क्या मतलब काफ़ी इंक्रीज आपका किया गया है। स्किल को कैसे इंप्रूव करें उस पर भी फोकस कर। अब आप थोड़ा समझने की प्रयास करते हो, एक तरफ डेमोग्राफी की बात हमने की, अब जो मतलब जो हमने अपनी जो डेमोग्राफी की बात की, जो पॉपुलेशन है उसकी हमने बात की, तो उसमें यूथ की पॉपुलेशन भी एक बड़ा फैक्टर बनता है। एजुकेशन और इन सब चीज़ों को कैसे हम इंप्रूव करें, तो उस कंटेक्स्ट में ये चीज़ें हैं। फिर एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे स्टार्टअप्स और ये सब कैसे लेकर आते हैं। पीएम मुद्रा योजना हमारे पास है। पीएम मुद्रा योजना के माध्यम से अगर आप देखो तो इस योजना में जैसे कई प्रकार के आसान से लोन जो है मिल जाते हैं, जैसे शिशु है, किशोर है और तरुण है। 5 से 10 लाख, 50,000 या 50,000 से तक के जो लोन है अलग अलग कैटेगरी में ईजिली मिल सकता है। अगर सपोज करो कि कोई भी जो मतलब इंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है या मतलब खर्चा करने के अपना स्टार्टअप और ये सब लेकर आना चाहता है। फिर फोकस एरिया फार्मर के वेलफेयर है, जो कि अन्नदाता है फार्मर की अगर बात किया जाए तो पीएम किसान जो असिस्टेंस प्रोवाइड करना टू 11.8 लाख लोगों को, तो पीएम किसान योजना हमारे पास है। तो पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना भी कहते हैं। तो इसमें जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट है 6,000 पर एनम फार्मर्स के लिए 2018 से इफेक्टिव है। 12 करोड़ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर इससे काफ़ी बेनिफिट हो रहेंगे, जिनकी जो लैंड 2 हेक्टेयर तक जिनकी लैंड है। डायरेक्ट ट्रांसफर उनके बैंक अकाउंट में ही होगा, 3 इंस्टॉलमेंट के माध्यम से ये आपका ट्रांसफर होगा। तो ये तो बात हुई आपकी पीएम किसान योजना की। तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना अंडर पीएम किसान। फिर क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पीएम फसल जो बीमा योजना है, जैसे मान लो क्रॉप फेलियर हो जाए तो उसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। फिर ये जो नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, जो मंडीज़ है, ई मंडीज़ हैं, तो लगभग 1361 मंडीज़ हैं, उनको इंटीग्रेट करने की बात आपकी की गई है। 30 करोड़ मुद्रा जो योजना है, जैसे नारी शक्ति की अगर हम बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कदम उठाए गए हैं, तो यहाँ पे देखो जो मुद्रा योजना है जिसके तहत जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें लगभग 30 करोड़ मुद्रा योजना जो लोन है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया है। फीमेल का एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में भी 28% से इंक्रीज़ हुआ है। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मैथ्स और ये वाले जो एरियाज़ हैं उसमें भी फीमेल का एनरोलमेंट 43% है। 1 करोड़ वुमेन जो असिस्टेड है, लगभग 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप टू बिकम लखपति दीदीज। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना, जैसे 6-7 लोग मिल के और जो है पैसा इकट्ठा करके क्रेडिट प्रोवाइड करना या फिर किसी पर चीज़ के लिए काम करना, तो जिससे एक सोशल कैपिटल भी, सामाजिक जो कैपिटल है वो भी आपका डेवलप होता है। तो नारी शक्ति के लिए ये कुछ प्रोविजंस आपको याद रखना है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं। फिर राइज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, जो पूरा का पूरा लेबर फोर्स है उसमें वुमेन के जो फीमेल के पार्टिसिपेशन वो आपका 2022-23 में अगर आप देख सकते हो दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। फिर अमृतकाल की जो स्ट्रेटजी है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस आपका किया गया है, मतलब नेट जीरो 2070 तक रीच करेंगे। नेट जीरो का मतलब है कि जो भी हमारा डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर मान लो आप कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में जो भी कार्बन का एमिशन हो या ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन हो जितना एमिशन हो उतना ही एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी हो। जैसे मान लो अगर 100 टन एमिशन हो रहा है तो हमारे पास एटलीस्ट 100 टन का कैपेसिटी भी, मतलब एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना चाहिए, जिससे कि एटमॉस्फेयर में जो नेट जीरो एमिशन हो, मतलब 100 हम एमिट कर रहे हैं तो 100 एब्जॉर्ब कर लिया तो नेट जीरो एमिशन हो गया। तो यहाँ पे वायबिलिटी गैप फंडिंग की बात की गई है इसके लिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जैसे विंड एनर्जी तो वायबिलिटी गैप फंडिंग की अगर बात की जाए तो जनरली ये फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और इन सबको सपोर्ट आपकी करती है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसे की जरूरत हो तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन, लिक्विफेक्शन कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो कोल गैसिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो इसका क्या मतलब होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से जो कोल है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो आप ये इस चीज़ को समझो कि जैसे अगर आप कोल की बर्निंग करते हो, थर्मल पावर प्लांट है उसमें कोल की अगर आप बर्निंग करोगे तो फिर काफ़ी सारा कार्बन एमिशन और ये सब होता है। लेकिन अगर आपने कोल गैसिफिकेशन कर दिया, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो हम उसको कई सारे पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कोल में पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर ऑक्सीजन
स्टीम और कार्बन डाइऑक्साइड कंट्रोल्ड कंडीशन में हम इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, जिसके तहत हम लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सिन गैस या सिंथेटिक गैस, डाई मिथाइल ईथर, अमोनियम नाइट्रेट, और ये सबको हम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जो कोल है उसमें थोड़ा केमिकल कन्वर्जन ये सारा करके हम इसको अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। तो ये जो सिंथेटिक नेचुरल गैस है इसको बहुत सारे लेवल पे, जैसे एलपीजी के सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डीजल इंजन के लिए मिथाइल ईथर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अमोनियम नाइट्रोट को एक्सप्लोसिव के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कोल गैसिफिकेशन से हम इतनी सारी चीज़ें या इतनी सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, ये सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर आप जाओगे तो ये सेशन के बाद आपको अपलोड मिल जाएगा। अब दूसरा टर्म अगर आप देखोगे तो यहीं पे एक शब्द और मेंशन्ड है, कोल गैसिफिकेशन को ये लोग बढ़ाना चाहते हैं, है ना, क्योंकि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आना है तो जो भी एमिशन है वो कम करना, और कोल गैसिफिकेशन जैसा भी मैंने आपको बताया एक ऐसा मेथड है जिसके में हमने कोल को हम किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस वजह से वी कैन से कि जो भी एमिशन होगा वो कम होगा और जो डेवलपमेंट मॉडल वो आपका सस्टेनेबल होगा। फिर हमने कहा लिक्विफेक्शन जो कैपेसिटी है उसको कैसे, मतलब है ना, तो लाइक लिक्विफेक्शन कैपेसिटी हमें डेवलप करना है। अच्छा, लिक्विफेक्शन कैपेसिटी का मतलब है कि कैपेसिटी ऑफ एन लिक्विफाइड नेचुरल गैस फैसिलिटी, जो कि मतलब जो मेज़र किया जाता है टेरा जूल पर डे के माध्यम से टू लिक्विफाइड नेचुरल गैस टू प्रोड्यूस लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो मतलब जो नेचुरल गैस है उसको आप लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। तो देखो लिक्विफाइड का फ़ायदा ये रहता है कि इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद CNG और जो पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड गैस है, उनकी धीरे धीरे ब्लेंडिंग करना। फिर बायोमास, जो जैसे मान लो बायोमास का मतलब जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लो पेड़ है तो पेड़ में जो लकड़ियां हैं उसका जो आप कह सकते हो सेल्यूलोस और ये सब वो बायोमास का रूप है। मतलब मॉइस्चर और वाटर रिमूव कर दो तो वो बायोमास बनता है, तो उसको फिर आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट। तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। फिर रूफ टॉप सोलराइजेशन की तरफ करना, जो रूफ टॉप है छत के ऊपर जो वो सोलर पैनल्स लगाना, और फिर सोलर जो एनर्जी है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, व्हीकल्स, इनको डेवलप करना। फिर नई स्कीम बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री को भी टू बी लॉन्च टू सपोर्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव। अब ये दो शब्द मेंशन है, बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अगर जो भी प्रोविजंस, अगर आपको इतने प्रोविजंस भी याद हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोई प्रश्न है तो आप इजीली हैंडल आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो शब्द मेंशन है दैट इज बायो मैन्युफैक्चरिंग। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, ये कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें लाइफ प्रेजेंट है। मान लो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो भी बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा, हम एक बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा है। कोई भी चीज़ जिसमें जीवन है वो बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। तो उसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे मान लो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम कुछ निकाल के हम वैक्सीन बना सकते हैं, कोई दवा बना सकते हैं, तो बायोलॉजिकल सिस्टम हो सकता है। तो ये जो आर्टिफिशियल सेंस में बायो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हें हम, जो इस एरिया से डील करता है उसे हम सिंथेटिक बायोलॉजी बोलते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज सिंथेटिक। अब इन प्रोडक्ट्स का जो बहुत ज़्यादा आज के समय में डिमांड भी रहता है। इवन कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे मान लो आप उनके माध्यम से एल्गीज बना सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हो जिनके माध्यम से आप बहुत सारे अल्टरनेटिव फ्यूल भी बना सकते हो, चाहे वो बायोडीजल हो या कुछ ऐसी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो इसका फ्यूचर के अंदर बहुत अधिक डिमांड आपका इंक्रीज होने के काफ़ी अधिक चांसेस। इसी तरीके से एक शब्द मेंशन्ड है बायो फाउंड्री। ये क्या है, ये ऑटोमेशन एनालिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जैसे मान लो आपने किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम उसमें कुछ बदलाव किया, इंजीनियरिंग की, है ना, इंजीनियरिंग का मतलब कुछ चेंजेस किए, कुछ ऐसा। तो अब एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मान लो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बायो फाउंड्री है, तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें डेटा सारा ऑटोमेटेड है। क्या चेंजेस करना, आप देख देख के तो कोई चीज़ नहीं करोगे ना, सारा डेटा पड़ा हुआ है, सब कुछ उसके माध्यम से चेंज, जो भी आपने चेंजेस किए उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, क्या और चेंजेस कर सकते हैं। तो उसी के माध्यम से जो आर्टिफिशियल सेंस में हम चेंजेस करना चाहते हो हम आसानी से कर सकते हैं। तो बायो फाउंड्री और बायो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को भी डेवलप करने की ये लोग बात कर रहे हैं कि इसको भी डेवलप आपका किया जाए, जिससे कि हम एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली अल्टरनेटिव लेकर आ सकते हैं। फिर जो नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करें तो नॉन फॉसिल फ्यूल इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो नॉन फॉसिल फ्यूल का मतलब वो है जैसे जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम नॉन फॉसिल फ्यूल, मतलब जो फॉसिल फ्यूल है और जब नॉन है ना, तो फॉसिल फ्यूल के
जैसे कोल के अलावा किसी चीज़ से अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो नॉन फॉसिल फ्यूल होगा, तो उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो आपकी इंक्रीज़ हुई है। मोर देन 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं, एलईडी बल्ब से, ये सब तो आप रीड कर लेना, इसमें कुछ नहीं है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या इन्होंने बात की है, अमृतकाल की जो स्ट्रैटेजी है इस पर एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, जैसे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपके पास पीएम गति शक्ति योजना भी है। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, बाहर से कैसे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ किया जा सके, इसके लिए भी हम कई बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स और कई देश के साथ भी अपना कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में देखो छोटे छोटे शहरों में भी ईजिली जो प्लेन है वो आपका जा सकता है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना, रेल और ये जो सारी चीज़ें उनको भी है। तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर मेनली जो मशीनरी और एसेट पर जो खर्चा होता है उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के कंटेक्स्ट में देखें तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। और एफडीआई फ्लो भी देखोगे तो ये भी बढ़ रहा है। एफडीआई फ्लो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा जो आ रहा है उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है 2014 से 23 तक की अगर बात करें। प्रॉपर जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात करें तो उसमें भी देखो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रेंड एटलीस्ट याद रखना चाहिए। चलो नंबर याद हो तो और अच्छी बात है, लेकिन जो ट्रेंड है वो भी आपको याद रखना चाहिए। फिर आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया, मतलब डेवलपमेंट के बेनिफिट सभी तक रीच करें। तो इसमें जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी बोलते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है जिनसे उनका विकास हो सके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, तो इस पर भी फोकस किया गया है। सो जैसे मान लो वुमेन रजिस्टर्ड फॉर एंटीनेटाल केयर वो बढ़ा है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है उसमें एनरोलमेंट है वो भी आपका बढ़ा है। तो इसका मतलब जो बेनिफिट्स है वो सब तक रीच हो रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो जैसे सर्विकल कैंसर एक बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में, तो उनकी वैक्सीनेशन कैसे, गर्ल्स में ये सर्विकल कैंसर वैक्सीनेशन को 9 से 14 ईयर्स की एज है तो उसमें कैसे बढ़ाया, इंप्रूव किया जाए, मतलब वैक्सीन कैसे दी जाए, इस पर फोकस करना। फिर पोषण न्यूट्रिशनल के कंटेक्स्ट में न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट बच्चों तक रीच करे, जिससे कि उनका एक फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो सके। फिजिकल ग्रोथ होगा तो मेंटल ग्रोथ भी होगा। यू विन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें जैसे आपके पास मिशन इंद्रधनुष है जिसमें कई सारी वैक्सीन एक साथ प्रोवाइड आपकी की जा सकती है। तो एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म बनाया गया है वैक्सीनेशन से रिलेटेड जिसमें सारा डेटा आपके पास रहेगा। उसके बाद हेल्थ कवर के लिए आपके पास आयुष्मान भारत स्कीम भी है जिस जो कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के लिए भी एक्सटेंड की गई है। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो सब तक विकास पहुंच सके तो उसमें हाउसिंग पे तो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो आपकी है। उसके बाद मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, सभी तक जो हाउसिंग फैसिलिटीज़ है उन तक रीच कर सके, वो अपना घर बन सके, तो उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए। तो इसमें भी जो एलोकेशन अगर आप देखोगे तो दैट एलोकेशन हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड, यहाँ भी एलोकेशन इंक्रीज है। टूरिज्म को प्रमोट करने की बात की गई है, तो कई सारे जो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स हुए हैं, जैसे अभी G20 मीट हुई थी, बहुत सारी जगहों पे हुई थी, तो इससे भी ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं और लोग विदेशों से भी, क्योंकि बहुत सारे लोग G20 अटेंड करने आते हैं, तो इससे भी और वीडियो बना के डालना और ये सबसे भी काफ़ी सारा जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो काफ़ी अधिक फेमस हुए हैं। तो टूरिज्म को प्रमोट किया गया है। फिर इंटरेस्ट फ्री जो लोन्स हैं वो प्रोवाइड करना, डेवलपमेंट आसानी से डेवलपमेंट के लिए। और टूरिज्म के लिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रोड होना चाहिए, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी और जो भी टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है इंक्लूडिंग लक्षद्वीप के अंदर, तो उसको भी, उस पर भी प्रोजेक्ट्स कई सारे किए गए हैं। फिर एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की बात किया जाए, अगर दूसरे जो एरियाज़ हैं उसमें प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की बात की है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज़, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब जैसे जब कटाई होती है उसे हार्वेस्ट बोलते हैं, उसके बाद मान लो आप स्टोर करते हो कि जैसे गेहूं चावल उसको आपको स्टोर करना है तो वो पोस्ट हार्वेस्ट है। फिर उसके बाद नैनो डीपी का एप्लीकेशन, ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पे एक्सटेंड करना। एग्रो क्लाइमेटिक का मतलब जैसे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन भारत के अंदर है कि कहाँ कितनी रेनफॉल होती है, कितना मॉइस्चर है, विंड कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। इस बेसिस में भारत को भी 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड किया गया। जैसे बहुत सारे ऐसे एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, तो उसमें डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में जो नैनो डीएपी है, नैनो डीएपी क्या होती है इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। नैनो डीएपी का मतलब है डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये जैसे जनरली क्या होता है कि जैसे जब आप खाद डालते हो तो बोरी से खाद लिया और उसको ऐसा डालते हैं कई मशीनरी के माध्यम से। नैनो डीएपी में क्या, एक छोटी सी बोतल होती है, उसमें जैसे मान लो ये आपका सपोज ये आपकी ये पत्ती है। अब इस पत्ती में स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। अब आपने जब आप डीएपी डालोगे जो नैनो फॉर्म में प्रेजेंट होती है वो इस पर पड़ेगी, स्टोमेटा के माध्यम से वो प्लांट के अंदर रहेगी, स्टोर रहेगी, और जब उस न्यूट्रिशन की जरूरत होगी प्लांट अपना इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसा पूरे खेत में आपको पूरा खाद भर नहीं देना, ऐसा नहीं होगा। तो जो काम 2-4 बोरों में होता था वो एक बॉटल में हो सकता है। तो एक स्टोरेज लॉजिस्टिक का भी आसान, मतलब स्टोर भी हो रहा है, प्लस जो आपका जैसे सॉइल ख़राब होती थी ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर से,
पानी से बह के वो फर्टिलाइज़र आसपास के तालाबों में चला जाता था, तो वहाँ पे आपको बिकॉज ऑफ बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्नीफिकेशन और बिकॉज ऑफ द बायो कंसंट्रेशन, उसकी वजह से डिफरेंट जो फूड चेन में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पे लोग हैं तो उन तक वो चीज़ पहुँच जाती थी और उन टॉक्सिक होती थी, जहरीला होता था। क्योंकि अगर खाद हमारे शरीर पे जाएगी, अगर हम कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें वो खाद प्रेजेंट है, तो हमारे लिए एक प्रकार से टॉक्सिक हो सकती है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो इस चीज़ के लिए क्या है कि नैनो डीएपी का एक अच्छा रहेगा। ये आपका इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा है। इसमें 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फोरस और ठीक है, ये आपका प्रेजेंट आपका रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी भी फॉर्मुलेट की गई है। कॉम्प्रहेंसिव डेयरी डेवलपमेंट पे भी फोकस आपका किया गया है। उसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो ये स्कीम बेसिकली आपका एक्वा कल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, फिशरीज और इन सबको, तो इसके कंटेक्स्ट में तो इससे भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट आपकी होंगी। फूड प्रोसेसिंग को कैसे किया जाए, तो वो भी उस फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी आपका जो है आगे लेकर जाना। एक्वा कल्चर, इंटीग्रेटेड एक्वा कल्चर का भी सेटअप किया। एक्वा कल्चर जैसे मतलब पॉन्ड है, तो पॉन्ड में जो अगर आप फिशिंग और ये सब करो तो वो एक्वा कल्चर होता है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है, फिशरीज पोटेंशियल को हार्नेस कैसे हम कर सकते हैं, फिश के प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, जो वैल्यू चेन है खास तौर से जैसे मान लो कि मछली पकड़ने से लेके और दुकान तक जाना, फिर लोग खरीदें, तो पूरा जो वैल्यू चेन है उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सब कुछ आपका प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर है। तो इस पे भी फोकस किया गया है। तो एग्रीकल्चर में तो डाइवर्सिफिकेशन जो एग्रीकल्चर का है, तो उस पर कंप्लीट फोकस इनका देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो डिक्लाइनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट है एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी, मतलब जो आप अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को देखोगे तो उसमें कमी आई है, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है उसमें भी आपको देखने को कम मिला है। फिर उसके बाद जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उसमें बहुत हाई इंक्रीज होने को बहुत हाई देखने को आपको मिला है। फिर जीएसटी कलेक्शन अगर देखें मंथली जो है वो भी आपका इंक्रीज मिला है। जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है उसमें भी फॉल देखने को जो है वो मिला है। फॉल इन हेडलाइन इन्फ्लेशन वो भी देखने को मिला है। मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन मेनली जो फूड है, एनर्जी है, उन पेट्रोल और वेजिटेबल्स इनसे रिलेटेड अगर देखा जाए तो उसमें जो महंगाई है उस पर भी फॉल देखने को आपका मिला है। टैक्सेशन की किया जाए तो टैक्स कलेक्शन आपका बढ़ा है जो नंबर ऑफ जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनके नंबर्स भी बढ़े हैं। एवरेज जो प्रोसेसिंग टाइम है ऑफ रिटर्न वो भी आप कह सकते हैं 10 डेज तक कर दिया गया है, 10 दिन कर दिया गया है। एवरेज जो मंथली ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है वो भी आपका डबल हुआ है, ठीक है, जो ग्रॉस मंथली जीएसटी का कलेक्शन है वो भी आपका डबल हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें आप अपना देख लेना। फिर इसमें टैक्स प्रपोजल है, इस पर तो देखो कोई ऐसे प्रश्न आपके नहीं आते हैं, तो आप चाहो तो इसको देख लेना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, जैसे जनरली अगर हम 1 रुपये की बात करते हैं तो पैसा आता कहाँ से है ना, तो 19% इनकम टैक्स से आता है, एक्साइज ड्यूटी से 5% आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 17% आता है और बॉर्विंग और लाइबिलिटी से 18% आता है। तो आप ये देखो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, वो है बॉर्विंग और लाइबिलिटी की अगर बात करें तो उधारी से आ रहा है। तो इस प्रोपोर्शन को हमें कम करना है। जाता कहाँ है, सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा कहाँ पे होता है, तो खर्चा अगर आप देखोगे तो जो स्टेट का शेयर है टैक्स ऑन ड्यूटी का, तो जो मतलब राज्य सरकारों को दिया जाता है वो सबसे ज़्यादा उसमें है। पेंशन में 4% है, फाइनेंस कमीशन और दूसरे जो ट्रांसपोर्ट उसमें 8% है, स्कीम्स जो सरकार की उसमें 8% है, इंटरेस्ट पे करना उस पर 20% है। तो देखो बॉर्विंग में सबसे ज़्यादा आ रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट सबसे ज़्यादा जा रहा है, इस चीज़ को कम करना है। डिफेंस सब्सिडी की बात करें उसमें भी कमी है, डिफेंस में 6% सब्सिडी में, डिफेंस में 8%, सब्सिडी में 6%। स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 6.2 लाख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में 2.78 लाख दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 2.55 लाख है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन 2.13 दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में 2.03 लाख करोड़ दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 1.77 लाख करोड़ दिया गया है, केमिकल फर्टिलाइजर में 1.68 लाख करोड़ दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में 1.637 लाख करोड़ दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर में 1.27 लाख करोड़ आपका दिया गया है। अब देखो यहाँ पे मनरेगा स्कीम की अगर बात करें तो इसमें
एलोकेशन इंक्रीज़ किया गया है, एस्टिमेटेड है। आयुष्मान भारत की स्कीम की बात करें तो उसमें भी इंक्रीज़ किया गया है। और जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जैसे मान लो कोई हमारे देश में आके सेंटर सेट करके और फिर चीज़ें मैन्युफैक्चर करता है, टारगेट मूव करता है, तो उसमें सर्टेन इंसेंटिव्स मिलते हैं, तो उसमें जो एलोकेशन वो भी बढ़ाया आपका गया है। मॉडिफाइड प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमी कंडक्टर जो है ना, सेमी कंडक्टर इन सब के मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका ये जो है वो इंक्रीज़ किया गया है। सोलर ग्रिड में पावर ग्रिड डेवलप करना, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में इसमें भी इंक्रीज़ आपका किया गया है। रेवेन्यू रिसिप्ट अगर देखा जाए, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो अलग अलग टैक्स जो कलेक्ट होता है, तो उसमें जो रिसिप्ट है वो उसमें इंक्रीज़ है। कैपिटल जो रिसिप्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें कंपेरेटिवली आपका रिडक्शन देखने को मिला है, ठीक है, जो बजट एस्टिमेट की अगर देखने की बात करें। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें बढ़ा है खर्चा, और जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, तो उसमें भी आप कह सकते हैं कि चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फ़ायदा क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा यही होता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा कैपिटल एक्सपेंडिचर का यही है कि उससे हमें रिटर्न लार्ज स्केल पे मिल जाएगा। तो देखो ये आप सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल से ज़रूर से जुड़े, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। आपको मेंस के भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं। द हिंदू का सेशन 9:30 बजे के आसपास आपका अपलोड होता है, 5 AM सीरीज़ होती है। उसके बाद रात को 9 बजे आपकी CSAT की क्लास भी जो है वो भी आपकी होती है। CSAT का भी कोर्स जो है आपका चल रहा है, तो अगर आप इस साल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 25 का दे रहे हैं, तो एक CSAT का कोर्स चल रहा है, वो भी आप जरूर से जुड़ें। उसके जुड़ने के लिए आप सौरभ पांडे UPSC.com में जा सकते हैं। उसके बाद डिटेल्ड कोर्स जो है करंट अफेयर्स का भी चल रहा है, जिसमें मैं 2 साल के जो पूरा कवरेज है पूरे सब्जेक्ट्स के वो कवर, मतलब सारे सब्जेक्ट, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनको कवर किया जाएगा जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से हैं। तो 2024 की जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए बहुत जरूरी, देखो एक तरफ CSAT जरूरी है और एक तरफ आपका ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट जरूरी है, दोनों के पैरेलल कोर्सेज चल रहे हैं। करंट अफेयर का कोर्स मेरे द्वारा जो है वो लिया जा रहा है। CSAT का कोर्स जो है जैन सर ले रहे हैं जो कि IIT दिल्ली से हैं, तो उनके द्वारा जो है लिया जा रहा है। तो आप लोग जो है ज़रूर से फोकस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और 5 AM सीरीज़ मॉर्निंग में होती है वो भी आप लोग देखें। और अभी जो ऑफर भी है 20% ऑफ का भी जो ऑफर है वो भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करें, सौरभ पांडे CSE ऐप, और अपनी प्रिपरेशन करें। इस सेशन का के जो PDF है आप सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगी, प्लस सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल से भी आपको इसका PDF मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो PDF है। एंड आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।